Standard 10 Geography. Lesson number 8 Economy and Occupation. लास्ट वीडियो में हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लेसन किया था. सो लेट अस कंटिन्यू द लेसन फ्रॉम जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एग्रीकल्चर. In Brazil, agriculture is the main occupation of the people living in the highlands and coastal areas. Brazilian highlands और coastal region, ये दोनों एरिया में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, मेन काम एग्रीकल्चर है, खेती है. फेवरेबल क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी. What do you mean by topography? Topography means the structure, या structural characteristics of a land, specifically the location of rivers, या फिर माउंटेन्स, पहाड़ों का लोकेशन, रिवर का लोकेशन, ये सभी जो स्ट्रक्चर है ज़मीन का, उसको टोपोग्राफी कहते हैं. तो अच्छे क्लाइमेट है और फेवरेबल टोपोग्राफी है, मीन्स प्लांट्स को वगैरह एग्रीकल्चर करने के लायक, प्लांट्स उगाने का, क्रॉप्स उगाने के लायक क्लाइमेट भी है, टोपोग्राफी भी है. मेक इट पॉसिबल फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. ये दोनों फैसिलिटी की वजह से अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स यहाँ पर उगते हैं. राइस एंड मेज आर द मेन सीरियल क्रॉप्स. सीरियल क्रॉप्स मीन्स अनाज. यहाँ पर राइस और मेज मेन अनाज है. प्रोडक्शन ऑफ मेज इज़ लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट. यहाँ पर मेज का प्रोडक्शन ज़्यादातर ब्राज़ील के सेंट्रल एरिया में है. पहले हमने देखा हुआ मैप के अंदर हमने देखा है. द मैप इज़ ऑन पेज नंबर 54, फिगर नंबर 8.3. यू कैन चेक इट अगेन. मेज और जो मेज का जो प्रोडक्शन है सेंट्रल पार्ट में है. कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, कोको, रबर, सोयाबीन एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल. कॉमर्शियल क्रॉप्स मीन्स जिस क्रॉप से हम बिजनेस करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, दैट इज़ कॉमर्शियल. मार्केट में जिसको ज़्यादा वैल्यू है, सो वैसा कॉमर्शियल क्रॉप्स है कॉफ़ी, कोको, रबर, सोयाबीन और शुगर केन. Brazil is the largest exporter of coffee and soybean in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और सोयाबीन एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट करने यानी अपने देश से दूसरे देश में भेजना, बेचना, मतलब टू सेल आउट इन अदर कंट्री, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं. तो जो कोई भी देश का एक्सपोर्ट रेट अगर ज़्यादा है, सपोज अभी इंडिया में से एक्सपोर्ट ज़्यादा है, यानी इंडिया अपने चीज़ें दूसरे देश में बेच रहा ज़्यादा है और ख़रीद रहा है दूसरे देश से वो कम है, तो हमारा इकोनॉमी बढ़ता है क्योंकि फॉरेन मनी हमारे देश में आता है. तो इस तरह ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले, मतलब पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और सोयाबीन एक्सपोर्ट करने वाले ब्राज़ील है. द मेजर स्टेट्स ग्रोइंग कॉफ़ी आर. कॉफ़ी ज़्यादातर कौन से स्टेट में, ब्राज़ील के कौन से स्टेट में ज़्यादातर उगते हैं? मिनास जेराइस एंड साओ पोलो. मिनास जेराइस और साओ पोलो, ये दो स्टेट में ज़्यादा कॉफ़ी ग्रो होता है. बिसाइड्स दिस क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक बनानास, पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स इज़ ऑल्सो डन. सो यहाँ पर बनाना है, पाइनएप्पल, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज जैसे जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें सिट्रिक एसिड है, जैसे मौसम्बी है, ऑरेंज है, इवन पाइनएप्पल है. सो ऐसे जो सिट्रस फ्रूट्स है वो भी यहाँ पर उगता है. कैटल, शीप एंड गोट्स आर ऑल्सो रियर्ड इन द सवाना ग्रासलैंड्स इन द साउथ. सवाना ग्रासलैंड्स बहुत ही फेमस एक ग्रासलैंड है. वो एरिया में कैटल यानी गाय, बैल वगैरह, और शीप, गोट्स, ये सभी यहाँ पर रियर्ड होता है, मीन्स पाला जाता है. कॉन्सिक्वेंटली मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल्स. कॉन्सिक्वेंटली मीन्स बिकॉज ऑफ दैट, कैटल, शीप, गोट वगैरह यहाँ पर रियरिंग करने के वजह से मीट और डेयरी प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट और मीट मीन्स मटन, डेयरी यानी मिल्क के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है. माइनिंग. ऑब्जर्व द फिगर 8.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ऑलरेडी हमने 8.3 जो मैप है देख चुके थे. लेट अस गो बैक अगेन. माइनिंग के बारे में भी उसके अंदर दिया हुआ था हमें, बराबर. सो वो मैप हो गया. यहाँ पर माइनिंग के बारे में दिया है, पहले एग्रीकल्चर था, उसके बाद हमें माइनिंग का दिया हुआ है.
मैंगनीज, बॉक्साइट, आयरन ओर और कोल, ये इतने मिनरल्स ब्राज़ील में मिलता है, बराबर। और मैंगनीज का वगैरह साइन देख लो कैसे है, एकदम स्मॉल बॉक्स है, रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगुलर तो रबर के लिए, स्क्वायर है, और क्रॉस है बॉक्साइट के लिए, ट्रायंगल शेप दिया है आयरन ओर के लिए, और ये ब्लैकिश जो दिया हुआ है कोल के लिए, ठीक है। तो ब्राज़ील का मैप में आप देखोगे तो कौन से एरिया में मिनरल्स ज़्यादा मिल रहे हैं आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखो एक स्क्वायर है, और ये साइड में तो नहीं है, इधर एक क्रॉस है, और आगे जाओगे तो और कहीं हमको क्रॉसस दिख रहा है, क्रॉस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्रॉस मतलब बॉक्साइट हो गया। ये देखो यहाँ पर भी बॉक्साइट है, ये एरिया में कोल है, और ये एक यहाँ पर ट्रायंगल, और यहाँ पर एक, और यहाँ पर ये सब आयरन ओर है। तो वैसा मिनरल्स आपको देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन हमें प्रिपेयर अ टेबल ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स एंड रीजन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ब्राज़ील। माइनिंग प्रोडक्ट्स क्या क्या है हमने इधर देखा, मैंगनीज, आयरन और बॉक्साइट वगैरह, और कौन से एरिया में है वो चार्ट बनाना है। इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील हैज माइनिंग एक्टिविटी नॉट डेवलप्ड। माइनिंग एक्टिविटी कौन से एरिया में, ब्राज़ील के कौन से एरिया में ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। एक्चुअली माइनिंग एक्टिविटी जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट वगैरह है वो एरिया में, दैट मीन्स इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, माइनिंग एक्टिविटी बहुत ही कम है। रीज़न उधर क्या होगा, इनएसेसिबिलिटी, यानी वहाँ पर एंट्री करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, और उधर के जो मिनरल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होना, ये सभी फैक्टर्स इसका रीज़न होगा कि ब्राज़ील के सेंट्रल एरिया में माइनिंग एक्टिविटी कम होने का। कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वेयर हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑक्योर्ड। तो एक्चुअली यहाँ पर WHERE वेयर आना चाहिए, कौन से रीजन में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज होगा। सो हम जानते हैं कि जहाँ पर रिसोर्सेस अवेलेबल ज़्यादा है वो रीजन में इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा होता है। ज़्यादातर तो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील है, क्योंकि आप देखोगे तो ज़्यादातर मिनरल्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में मिल रहा है। देखते हैं वापस से, देखिए यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में देखो कोयला भी है, ये देखो बॉक्साइट है ना, और हमने यहाँ पर देखो ये आयरन ओर भी है, और थोड़ा सा साउथ साइड में, मतलब ईस्ट साउथ साइड में जाओगे तो कोल भी है, बराबर। तो ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट ऑफ रीजन में ये मिनरल्स ज़्यादा अवेलेबल है, तो उस वजह से इंडस्ट्री भी वही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ रिच इन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। हमने अभी देखा ईस्टर्न साइड में ज़्यादातर मिनरल्स है, आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड्स एक्सेट्रा। हमको मैप में इतना सब नहीं दिया, हमें सिर्फ 4 ही दिए थे, लेकिन यहाँ पर और भी लिस्ट दिया हुआ है। आयरन और बॉक्साइट और कोल और मैंगनीज के अलावा यहाँ पर निकल भी है, कॉपर है, टंगस्टन, डायमंड्स वगैरह भी अवेलेबल है। इनएसेसिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल resource of resources, dense forest etc. are factors which have led to limitations in mining in the interior parts of the country. देश के मतलब ब्राज़ील के इंटीरियर पार्ट में माइनिंग बहुत ही लेस है, लिमिटेड है, क्योंकि वहाँ पर घने फॉरेस्ट होने की वजह से इनएक्सेसिबिलिटी है। दैट मीन्स वहाँ पर लोग जाना आना ईजी नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेस, जो रिसोर्स है मतलब मिनरल है धरती के अंदर, उसको कैसा निकालना है या नहीं है, इसका नॉलेज कम है। और डेंस फॉरेस्ट है, मेन बात तो वो है, इस वजह से यहाँ पर माइनिंग बहुत ही कम होता है। ऑलरेडी हमने देखा ये आंसर। नेवरदलेस, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड इन द कंट्री, माइनिंग वर्क हैज़ डेवलप्ड वेल इन द हाईलैंड रीजन। ब्राज़ीलियन हाईलैंड रीजन में ज़्यादा माइनिंग वर्क अच्छा से होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड। ये मिनरल्स का वगैरह डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इसके लिए माइनिंग वर्क अभी डेवलप हो चुका हुआ है ब्राज़ीलियन हाईलैंड एरिया में भी।
नेवरदलेस मीन्स फिर भी, मीन्स इतना सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आज थोड़े कुछ टाइम से यहाँ पर हाईलैंड एरिया में माइनिंग वर्क चालू हो गया हुआ है, डेवलप होने लगा है। नाउ फिशिंग, ये भी 8.3 फिगर में से आंसर्स करना है। हमने देखा वहाँ पर भी फिशरी का एक सेक्शन, कौन से एरिया में हमारे ब्राज़ील में फ़िश अवेलेबल है। कैन यू गिव 2 रीजंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिशिंग नियर द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के साउथ ईस्ट कोस्ट में ज़्यादातर पूरे कॉन्सेंट्रेशन है, यानी ज़्यादातर फिशरीज़ वहाँ पर है। सो लेट्स सी वंस अगेन। ब्राज़ील के देखो फिशरी का सिंबल इस तरह है, तो कौन से एरिया में देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, और मैप को आगे बढ़ाकर देखोगे तो फिर भी है। दैट मीन्स ऑल आर साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन। साउथ मीन्स टूवर्ड्स डाउन इन द मैप एंड ईस्ट मीन्स टूवर्ड्स राइट साइड इन द मैप। तो साउथ ईस्टर्न एरिया में क्यों ज़्यादातर फिशरीज कॉन्सेंट्रेटेड है? यहाँ पर वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट, दो ओशन करंट से वार्म ब्राज़ील करंट और कोल्ड फॉकलैंड करंट, ये दोनों का मिलन होता है। ऐसा सिचुएशन में जो टेम्परेचर पानी का बनता है, ओशन करंट मीन्स पानी का बहाव जो नीचे से लोअर लेवल से होता है, उसको ओशन करंट कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट जहाँ पर मिलते हैं, उस जगह का जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट है, फिश को बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे सूटेबल है। तो ये दिस मे बी द मेन रीज़न फॉर मोर फिशरीज या concentrated fisheries in the southeast coast of Brazil. So let's see the explanation for this fisheries. Brazil has a sea coast of around 7,400 किलोमीटर। ब्राज़ील के समुद्री किनारे का लंबाई 7,400 किलोमीटर है। एंड एक्सेलेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द साउथ अटलांटिक कोस्ट। ऑफ द साउथ अटलांटिक कोस्ट मीन्स साउथ अटलांटिक कोस्ट से अवे फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम, या तट से दूर बोलते हैं, किनारे से थोड़ा दूर। ग्राउंड्स ऑफ द साउथ अटलांटिक कोस्ट, यहाँ पर फिशरी बहुत ही अच्छा से होता है। द मीटिंग ऑफ द वार्म ब्राज़ील करंट एंड कोल्ड फॉकलैंड करंट ऑफ द कोस्ट मीन्स तट से, किनारे से दूर, of southeast Brazil makes it good fishing ground. I told you already while reading the map. Traditionally, fishing has been carried on by small groups of individual fishermen using primitive techniques and equipment. Traditionally, या पहले एकदम पुराने ज़माने से एकदम पहले एक्चुअली ये फिशिंग कुछ छोटे छोटे ग्रुप के विलेजर्स या फिशरमैन अपना ग्रुप बनाते हैं और प्रिमिटिव टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे, यानी कि बहुत ही पुराने ओल्ड मेथड्स इस्तेमाल करते थे, ओल्ड इक्विपमेंट्स यानी पुराने औजार इस्तेमाल करके उन लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर फिशिंग करते थे इन अ स्मॉल स्केल। बट नाउ लार्ज वेसल्स आर बीइंग यूज्ड, लेकिन आज अभी बड़े बड़े वेसल्स मीन्स शिप्स आर यूज्ड फॉर फिशरीज। और यहाँ पर मिलने वाले जो कैच करने वाले फिश का नाम भी दिया हुआ है कुछ। स्वर्ड फिश, श्रिम्प, लॉबस्टर, सार्डाइन्स आर मेनली कॉट। यहाँ पर पकड़ने वाले मेनली मच्छियों का नाम है स्वर्ड फिश। श्रिम्प और लॉबस्टर एक्चुअली जो झींगे के दो अलग अलग तरीके के जात हैं, और सार्डाइन्स ये फिश। द फिश रिसोर्सेस ऑफ अमेज़न रिवर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड मच। और अमेज़न रिवर में जो फ़िश है वो ज़्यादातर एक्सप्लॉइटेड नहीं है, मीन्स उसको ज़्यादा निकाला नहीं जाता है। एक्सप्लॉइट करना यानी लूटना एक तरीके का मीनिंग। यहाँ पर उसका मेक यूज़ ऑफ, अमेज़न फिश रिवर में से फ़िश को ज़्यादा नहीं पकड़ा जाता है, नहीं यूज़ किया जाता है। एंड फिशिंग ओनली टेक प्लेस एट अ स्मॉल स्केल। अगर अमेज़न में फ़िशिंग होता है तो भी बहुत ही स्मॉल स्केल में, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में हो रहा है। एग्रीकल्चर इन इंडिया शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, जवार, राइस, कॉटन, शुगरकेन, टी, एप्पल इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया यूजिंग द सिंबल्स एंड नेम द मैप में, मैप के आउटलाइन में आपको इंडिया के अलग अलग क्रॉप्स कौन से एरिया में है उसका मैप प्रिपेयर करना है। सो लेट अस सी द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग
agriculture of India. Unlike Brazil, India's agriculture contributes more towards GDP and also engages a larger chunk of population. जिस तरह ब्राज़ील का है, ब्राज़ील में एग्रीकल्चर डज नॉट कंट्रीब्यूट मोर इन जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, मीन्स देश के कमाई में, देश के इकोनॉमी में ब्राज़ील में ज़्यादा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट वो जगह में इंडिया में ज़्यादा कमाई एग्रीकल्चर फील्ड में से होता है. द लार्ज चंक मीन्स टुकड़ा यानी ज़्यादा हिस्सा. अराउंड 60% ऑफ द लैंड इन इंडिया इज़ अंडर कल्टिवेशन. इंडिया में जितने भी ज़मीन हैं वो टोटल ज़मीन के 60% खेती का काम में लगाया हुआ है. Its enormous expanse of level plain, rich soil, high percentage of cultivable land, wide climatic variety, long growing seasons etc. provide a strong base to agriculture. So इंडिया में एग्रीकल्चर ज़्यादा होने का वजह क्या है? लेवल प्लेन से, मतलब इंडिया में जो ज़मीन है ज़्यादातर लेवल है, एक ही लेवल के हैं जहाँ पर खेती इजीली हो सकता है. रिच सोइल मीन्स बहुत ही अच्छा फर्टाइल सोइल है. हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, और कल्टिवेट करने, खेती करने लायक ज़मीन ज़्यादा हिस्से में है. वाइड क्लाइमेटिक वैरायटी, इंडिया एक बड़ा सा वास्ट कंट्री होने की वजह से अलग अलग एरिया का क्लाइमेट अलग अलग है. इंडिया के अंदर ही डिफरेंट रीजन में डिफरेंट क्लाइमेट्स है, तो क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप्स भी डिफरेंट उगेगा. तो इंडिया में इस वजह से बहुत ही वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होता है. लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, और अनाज उगाने लायक सीजन भी इंडिया में बहुत ही लॉन्ग टाइम तक है. ये सब की वजह से एग्रीकल्चर को एक अच्छा मजबूत बेस मिलता है. इन इंडिया एग्रीकल्चर हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी. काफ़ी पहले से लेकर इंडिया में एक मेन एक्टिविटी बना है एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर इज़ मेनली सब्सिस्टेंट टाइप. सब्सिस्टेंट टाइप मीन्स गुजारे के लिए, जो उधर निर्वाह बोलते हैं, मतलब अपने अपने घर के यूज़ के लिए, अपने घर और परिवार के पेट पालने के लिए. दैट इज़ सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. मीन्स कमर्शियली या बिजनेस के नज़रिए से इंडिया का एग्रीकल्चर ज़्यादा देखा नहीं जाता. इंडिया प्रोड्यूसेस राइस, वीट, मेज, सोरगम मीन्स जवार, मिलेट्स तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसा नाचनी होता है, बाजरी होता है, ये सभी मिलेट्स के कैटेगरी में आता है. मिलेट्स एज मेजर फूड क्रॉप्स, तो मेन फूड क्रॉप्स ये सभी हुए. प्लांटेशंस ऑफ टी प्लांटेशन, बहुत ही बड़ा एरिया में टी, कॉफ़ी, रबर वगैरह लगाते हैं तो उसको प्लांटेशन कहते हैं, बहुत बड़े एकर्स ऑफ ज़मीन में एक साथ. कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, जूट मीन्स जो गोनी बनता है जिस धागे से, उस धागा जो झाड़ में से बनते हैं उस झाड़ को जूट कहते हैं. एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. इंडिया में ये सभी चीज़ें भी उगता है, प्रोड्यूस करते हैं. इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इंडिया में प्रोड्यूस होता है, वो भी मेजर क्वांटिटी में. फिशिंग इन इंडिया. फिशिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. इंडिया का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान फिशिंग की तरफ से है. इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फिश, बोथ मराइन एंड इनलैंड. मराइन फिशिंग मीन्स समुंदर से, जो कोस्टल रीजन से, और इनलैंड मीन्स देश के अंदर जो नदी वगैरह है, फ्रेश वाटर. सो इनलैंड फिशिंग भी है और मराइन फिशिंग भी. दोनों फिशिंग में इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है. फिशरीज हेल्प इन ऑगमेंटिंग फूड सप्लाई. ऑगमेंटिंग मीन्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फूड सप्लाई. फिश बहुत ही वैल्यूबल, दैट मीन्स कैल्शियम वगैरह बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में फ़िश के अंदर है, तो फ़िश एक बहुत ही हेल्दी फूड होता है. तो इस वजह से फूड सप्लाई में ऑगमेंटेशन यानी ऑगमेंटिंग करते हैं, दैट मीन्स इंक्रीज द वैल्यू. जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, और फिशिंग के फील्ड में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी काम भी मिलता है. रेसिंग न्यूट्रिशनल लेवल, फ़िश खाने से न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ता है. एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आउटसाइड ऑफ इंडिया, बाहर गाँव में इंडिया के फ़िश काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, तो उसके ज़रिए फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन मनी हमारे देश में कमाई कर पाते हैं. Fish forms an important part of the diet of many people living in the coastal areas of Kerala, West Bengal,
Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Goa and महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल और ये सभी स्टेट्स में लोगों का मेन डाइट में मीन्स खाने में एक मेन पार्ट बन जाता है फिश। इंडिया हैज़ अबाउट 7,500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन। इंडिया के दोनों तरफ देखा जाएगा तो वेस्ट में भी ईस्ट में भी कोस्टल लाइन है और वो कोस्टल रीजन का लेंथ 7,500 किलोमीटर के करीब है। मराइन फिशिंग accounting for about 40% of the total annual production of fish and being confined to coastal waters in the west from Kutch, Malabar coast to Coromandel coast in the east. Major fish east उधर तक हम देखेंगे पहले, सब फुल स्टॉप देर एक्चुअली। सो इंडिया में मराइन फिश यानी समुंदर से जो फिशिंग होता है वो 40% ही होता है, टोटल फिशिंग में से जस्ट 40%। और एक कन्फाइंड मीन्स ए लिमिटेड है, सीमित है कच्छ के एरिया वेस्ट साइड में, गुजरात साइड में, और मलबार कोस्ट टू कोरोमंडल कोस्ट यानी तमिलनाडु साइड के एरिया में वगैरह सीमित है, यानी ज़्यादा एरिया में नहीं है। इसलिए 40% ही मराइन फिशिंग रहता है। मेजर फिशेस आर सार्डाइन्स, मैकरल, बॉम्बे डक एंड प्रॉन्स। प्रॉन्स आप जानते हैं झींगा का कैटेगरी में आता है। सार्डाइन है, मैकरल मतलब नॉर्मल जो बोलते हैं हम बांगड़ा, बॉम्बे डक मीन्स जो बोम्बिल। सो ये सब भी यहाँ पर मिलने वाले फिश हैं। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट द इम्पोर्टेंट फिश आर, और ईस्ट साइड में इम्पोर्टेंट फिशेस मिलता है हमें हॉर्स मैकरल और क्लिपाइड और सिल्वर बेलीज। फ्रेश वाटर फिशिंग इज़ कैरिड ऑन इन रिवर्स। फ्रेश वाटर मीन्स जो नमकीन पानी नहीं है, खारा पानी नहीं है, समंदर का नहीं, समंदर का पानी फ्रेश नहीं होता है, सॉल्टी वाटर होता है। फ्रेश वाटर फिशिंग इज़ कैरिड ऑन रिवर्स, कैनाल में भी, रिवर में भी, इरिगेशन चैनल्स, इरिगेशन चैनल बनाया जाता है सीमेंट का लाइनिंग वगैरह देकर, बड़े जो रिसोर्सेस है वाटर का वहाँ से अलग अलग चैनल के ज़रिए खेती में वगैरह पानी पहुँचाने के लिए बनाया जाता है ये। सो वैसा इरिगेशन चैनल में भी, टैंक में, पॉन्ड में, पॉन्ड मीन्स तालाब, लेक्स, तालाब एक्सेट्रा, इन सभी जगह में फ्रेश वाटर फिशिंग भी इंडिया में होता है। सिल्वर बेलीज, कार्प उसका दूसरा नाम है, चोपडा एक्सेट्रा आर मेजर फ्रेश वाटर वैराइटीज़। फ्रेश वाटर की मच्छियों में से मेन मच्छियों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, सिल्वर बेलीज, कार्प। About 60% of the country's total fish production comes from inland fisheries. तो इस तरह inland fisheries से, fresh water fishing से 60% और marine fishery just 40% इस तरह आता है। अभी जैसे हमने ब्राज़ील का माइनिंग देखा वैसा इंडिया का अभी माइनिंग इन इंडिया। द छोटा नागपुर प्लेटो इन इंडिया इज़ अ बिग स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। माइनिंग वो जगह में होगा जहाँ पर धरती के अंदर मिनरल्स हो। तो छोटा नागपुर प्लेटो इंडिया में वो एक्चुअली बहुत बड़ा एक स्टोर हाउस है अलग अलग तरीके के मिनरल्स के। माइनिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर। कोल इज़ माइंड इन कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र। कोल, कोयला छत्तीसगढ़ के कोरबा में और महाराष्ट्र के ईस्ट साइड में निकाला जाता है। मिनरल ऑयल वेल्स मीन्स पेट्रोलियम जहाँ से निकालता है इसको मिनरल ऑयल वेल कहते हैं। आर फाउंड इन दिग्बॉय इन आसाम। आसाम के दिग्बॉय में पहली बार इंडिया में मिनरल ऑयल वहाँ पर ही मिला था। मुंबई हाई इन अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अरेबियन सी में, सी के पास मुंबई हाई वो भी एक मिनरल ऑयल वेल है। कलोल एंड कोयली इन गुजरात। गुजरात के कलोल और कोयली वहाँ से भी मिनरल ऑयल अवेलेबल है। रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड एट द माउथ ऑफ रिवर गोदावरी। रिवर माउथ मतलब दैट इज़ द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। एक नदी जाकर बड़े नदी में या फिर समुद्र में या छोटे कोई गल्फ रीजन में, गल्फ रीजन में समुद्र का एक पार्ट होता है वो, वैसा बड़े वाटर बॉडी में जहाँ जाकर मिलता है उस प्लेस को रिवर माउथ कहते हैं। गोदावरी नदी के रिवर माउथ में मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व है।
Stones like marble are found in Rajasthan and Kadapa in Andhra Pradesh. राजस्थान में और आंध्र प्रदेश के कडपा रीजन में मार्बल स्टोन भी अवेलेबल है. ये भी एक्चुअली मिनरल्स में इंक्लूड किया करते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रीज इन ब्राज़ील. उसके बाद इंडस्ट्रीज इन इंडिया. एक्चुअली वी आर कंपेयरिंग different field of these two countries. So we will continue in the next video.